हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग संप्रभुता को पढ़ने वाले हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग सोवेरेंटीज के नाम से जानते हैं। ये संप्रभुता वास्तव में होती क्या है और इसका पहली बार एक तरीके से प्रकट बोल सकते हैं हम लोग कि कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था और कब ये अस्तित्व में आया था, इसके बारे में आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर संप्रभुता को देखते हैं संप्रभुता आखिर होती क्या है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेंटीज यूनिट 1 है और बाय डी केसर्स टारगेट सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संप्रभुता की प्रकृति क्या होती है, लेकिन संप्रभुता की प्रकृति को जानने से पहले हम लोग जानेंगे वास्तव में संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, हम लोग जानेंगे वास्तव में संप्रभुता क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नया पेज ऐड कर लें। हाँ, ध्यान दीजिए, हम जब संप्रभुता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं तो इसके बारे में ये बात कहा जाता है कि ये एक प्रकार की शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, अच्छा, जो शक्ति होती है ये होती किसके पास है? तो ये बेसिकली किसी भी राज्य के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। और संप्रभुता के जो जनक हैं वो जीन बोदा महोदय कहे जाते हैं। जीन बोदा। ठीक है, जिनबोदा महोदय संप्रभुता के जनक क्यों कहे जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये जानिए कि जिनबोदा महोदय संप्रभुता की क्या है? जनक हैं। ठीक है, अब ये जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, ये वास्तव में होती कहाँ पे है? तो ये राज्य में होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। राज्य के 4 प्रमुख तत्व, 4 इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट सोवेरेंटीज, जिसे हम लोग पावर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। जिनबोदा महोदय इसके फादर हैं और 4 प्रमुख तत्वों में से एक है। किसके? स्टेट के, राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में से एक है। तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है जनता, दूसरा भूमि, तीसरी सरकार और तब जाकर के चौथी है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ठीक है बाबू, ये जो संप्रभुता है ना, ये एक प्रकार की शक्ति ही मान के चलिए, और ये एक ऐसी शक्ति है जो दबाव झेलने का काम नहीं करती। यानी कि दबाव नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकती। ठीक है ना? क्यों भाई? क्यों क्यों ये प्रेशर नहीं झेल सकती? ठीक है, क्यों नहीं झेल सकती? तो इसके पीछे कारण है। ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी प्रकार से न तो आंतरिक रूप से और ना ही बाहरी रूप से, बाह्य रूप से किसी भी प्रकार से दबाव झेलने का कार्य नहीं करती है। एक तरीके से हम ये कहें कि जब तक ये शक्ति रहती है तब तक कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्यों के अधीन नहीं होता है, उपनिवेश नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है, बल्कि इसके पास अपना खुद का फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता होता है किसी भी फैसले को करने में। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? चलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर है तो जानिए कि ये 4 प्रमुख तत्वों में से एक है जनता, यानी कि पॉपुलेशन इसे हम लोग बोलेंगे। भूमि यानी कि इसे लैंड्स बोल सकते हैं, और सरकार यानी कि इसे गवर्नमेंट बोल सकते हैं। संप्रभुता जिसे हम लोग सोवेरेंटीज के नाम से जानते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं आपको? यहां तक की बातें मुझे लगता है संप्रभुता के बारे में आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट जो जानकारी थी वो हमने बता दिया। जब तक ये शक्ति किसी भी राज्य के पास रहेगी तब तक कोई भी बाहरी शक्ति या फिर कोई भी आंतरिक शक्ति किसी भी राज्य पे किसी भी प्रकार का दबाव या फिर प्रेशर नहीं डाल सकता, या फिर ये फैसला एक तरीके से अपने स्वतंत्र रूप में होकर के लेती है, या फिर यूं कहें कि राज्य स्वतंत्र रूप से फैसला लेता है, कोई भी फैसला। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पे आते हैं संप्रभुता की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सोवेरेंटीज क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, राज्य से किसी राज्य का उसके नागरिकों से या फिर एक नागरिक को दूसरे नागरिकों से के संबंध में केवल उस लक्षण की एक अतिरिक्त चर्चा के बाद ही समझा जा सकता है जो राज्य के अन्य सभी संगठनों से अलग करता है उसकी संप्रभुता। एक अन्य कसौटी है कि कानून की प्रकृति चूंकि उस रूप में ही राज्य की संप्रभुता स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए समझाते हैं हम आपको। ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है,
एक राज्य है, ठीक है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति है या नागरिक है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राज्य का राज्य से, किसी राज्य का उसके नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिकों से संबंध केवल उस लक्षण की एक अतिरिक्त चर्चा के बाद ही समझा जा सकता है। मतलब जब हम लोग चर्चा करेंगे फिर उसके बाद समझेंगे। जो राज्य का अन्य सभी संगठनों से अलग करता है वो है उसकी संप्रभुता। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, सीधी सी बात जानिए कि अगर हम बात करें सिंपल भारत देश की, किसकी बात करें? भारत की। किसकी बात करें? भारत की। तो भारत अपने आप में एक राज्य है। अब राज्य में इसको क्यों कह रहा हूं? देखो, राज्य में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्वतंत्र होकर के फैसले ले सकता है। अब राज्य में विभिन्न प्रकार के संगठन होंगे, विभिन्न संगठन, विभिन्न संगठन, विभिन्न संगठन। विभिन्न संगठन का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे मान के चलते हैं कोई भी पार्टीज ले लेते हैं, दबाव समूह ले लेते हैं, ठीक है, और भी कोई भी चीजें, ठीक है। प्रेशर ग्रुप में जैसे लेबर कोई पार्टीज हो गई, कोई अपना संघ बना करके बैठा है, कोई अपना समूह बना करके बैठा है, तो वो भी एक तरीके से संगठन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, इसी के हिसाब से सरकार भी एक संगठन है। लेकिन सरकार क्या होती है, इन सभी से अलग हो जाती है। क्यों? कौन सी विशेषता इसको, सरकार को विभिन्न प्रकार के संगठनों से अलग कर देती है? तो वो है संप्रभुता। क्या? संप्रभुता, सॉवरेनिटीज, ठीक है। ये इसको क्या करती है, भारत के विभिन्न संस्थाओं से गवर्नमेंट्स को अलग कर देती है। इसीलिए जो भारत की जो सरकार होती है, जो राज्य होता है भारत, ये कंप्लीटली फ्रीडम तरीके से या फिर फ्रीडम स्वतंत्र होते हुए किसी भी प्रकार के फैसलों को ले सकता है। ये बात समझ में आ गई? चलो, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही बात यहाँ पे कहता है, एक अन्य कसौटी है कानून की प्रकृति, चूंकि उस रूप में ही कानून, उस रूप में ही राज्य की संप्रभुता स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अब एक चीज और कहा गया कि क्या कानून से भी राज्य बाध्य नहीं होता है? तो कहा जाता है कि भाई संप्रभुता ही तो कानून है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? यही बात है। तो भाई संप्रभुता एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति होती है, अगर किसी भी राज्य के पास वो हो तो बाहरी रूप से या फिर आंतरिक रूप से किसी भी राज्य पर आप जबरदस्ती किसी भी राज्य से कानून नहीं बनवा सकते हैं। जबरदस्ती किसी राज्य को आप अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं, जबरदस्ती उपनिवेश नहीं स्थापित कर सकते हैं, जब तक उसके पास अपना संप्रभुता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रिलेशंस ऑफ द स्टेट टू द स्टेट, ऑफ द स्टेट टू its citizens and the one of the citizens to another can only be understood after the further discussion of the features to distinguish the state from all other organizations, its sovereignties. Another criterion is the nature of the law, since it is in that from that the sovereignties of the state manifest itself, ठीक है। तो ये बात बेसिकली आपको क्लियर हो गई। अब हमें लगता है कि आप संप्रभुता की प्रकृति से थोड़ा सा परिचित हो गए, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है संप्रभुता की अवधारणा ही आधुनिक राजनीति, ठीक है ना। संप्रभुता की अवधारणा की आधुनिक राजनीति, ये तो हेडिंग मुझे लग रहा है गलत है, यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए। संप्रभुता की अवधारणा कहाँ पे? आधुनिक राजनीति में, ठीक है ना। क्लियर ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि संप्रभुता की जो अवधारणा है ये राजनीतिक विज्ञान का क्या है? आधार है। राजनीतिक विज्ञान का क्या है? आधार है, ठीक है। यह सभी कानूनों की वैधता में निहित होता है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करता है। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार से है, जब लोगों का एक स्वतंत्र समूह एक ऐसी सरकार के माध्यम से संगठित किया जाता है जो कानून बनाती है और लागू करती है, तो राज्य अस्तित्व में आता है, ठीक है। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई भी एक संस्था है, ठीक है, संस्था है, ठीक है। अब ये संस्था क्या करेगी?
इस संस्था के पास ये अब इकट्ठा करेगी कुछ लोगों को, ठीक है, और कुछ लोगों के पास संप्रभुता आएगी। जब संप्रभुता आएगी तब जाकर के ये राज्य नामक संस्था को क्रिएट करेंगे। एक सिंपल सी संस्था है। जैसे मान के चलिए कि आज की डेट में कौन सी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ठीक है। ये लोग चुनाव लड़े, जीत गए और इनके पास आ गई संप्रभुता, ठीक है, संगठित थे, इन्होंने राज्य को क्रिएट किया, सरकार को क्रिएट किया, सरकार क्या की, राज्य को चला रही है। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आ गई। तो ये बात थी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जब लोगों का एक स्वतंत्र समूह एक ऐसी सरकार के माध्यम से संगठित किया जाता है जो कानून बनाती है वो लागू करती है, ठीक है। यहाँ पे वही मैंने बताया कि यहाँ पे संस्था है, लोगों को इकट्ठा करेगी, सरकार बनाएगी, राज्य को चलाएगी, ठीक है, क्लियर है। और बिना किसी संगठन के या फिर बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। आगे देखें, कह रहा तो इस समूह के भीतर इच्छा और शक्ति की सर्वोच्चता आवश्यक है। इसको अपने में अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय शामिल करना चाहिए जिनके आदेशों का पालन होता है और जो आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग के माध्यम से उन आदेशों को निष्पादित कर सके। ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों का निकाय संप्रभुता का प्रयोग करता है और ऐसे आदेशों को कानून कहा जाता है। स्पष्ट रूप से संप्रभुता के लिए कोई भी कानूनी सीमा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका मतलब होता है एक उच्चतर कानून निर्मित निकाय और पलटकर वही संप्रभु होगा। राज्य इसी कारण कानूनी रूप से संप्रभु होता है, ठीक है। अब इसका पूरा निचोड़ समझिए। आप यहां पे आ जाइए, यहां पे आइए, यहां पे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते, फिर यहीं पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो देखो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, समझे बाबू। ये एक व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। अब ये किसी तरीके से संप्रभुता को हासिल कर लेता है। संप्रभुता को क्या करता है, संप्रभुता हासिल कर लेता है। अब इसके पास दो चीजें हैं, एक तो ये कानून बना सकता है और दूसरी बात कि ये कानून को लागू भी कर सकता है। बाबू अभी हम किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था को नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ संप्रभुता की बात कर रहे हैं। इसमें चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, कोई भी सिस्टम हो, शासन की कोई भी पद्धति हो, ठीक है, तो ये कानून बनाएगा और लागू करेगा। अगर राजतंत्र है तो वहां पे राजा ले लीजिए, लोकतंत्र है तो वहां पे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वहां पे संगठित लोगों का समूह है, और अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वहां पे प्रतिनिधियों का समूह है, किसी एक विशेष पार्टी है, ठीक है। लाइक अगर इंडिया की बात करें, बीजेपी हो गया, सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ये सब जब सरकार में जाते हैं तो अपने आप को संप्रभु मान करके जाते हैं। जब ये सरकार अपनी बनाते हैं तो वो अपने आप में संप्रभु हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कानून बना भी सकता है और कानून को लागू भी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह संप्रभु है, इससे उच्च कोई नहीं हो सकता है, इससे उच्च कोई नहीं, ठीक है, इससे उच्च कोई नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज है, अगर इससे उच्च कोई होगा तो फिर संप्रभु किस बात का, ठीक है। वो अलग बात है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जवाबदेही होती है और भी सारी चीजें होती हैं फलाने ढिकान, लेकिन ये मान के चलो कि जिसके पास संप्रभुता है उसके ऊपर किसी का कुछ चलता नहीं है, ठीक है। इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़े, ये बातें देख लीजिए भाई। निकाय संप्रभुता का प्रयोग करता है और आदेशों को देता है, वही कानून है। स्पष्ट रूप से संप्रभु के लिए कोई भी कानूनी सीमा नहीं होती है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होता है उच्चतर कानून निर्मात निकाय, ठीक है। वही संप्रभु है, वही कानून बना सकता है, सब कुछ कर सकता है,
उसके ऊपर कोई भी चीजें कार्य नहीं करती है। ठीक है, ये बातें इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी इज बेसिस ऑन द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। It lies in the validity of all law and determines all international relations। देखिए हर जगह पे ये काम करता है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो चाहे इंटरनल मैटर हो, हर जगह सॉवरेनिटीज काम करती है। इट मे बी वेरीफाई आउटलाइन दस व्हेन independent group or people is organized through the government which make a enforce law that state come into beings। ठीक है, within this group there must be a supremacy of will and powers। it must include a person's or body, a persons whose order are obeyed and who if necessary can enforce those order by use to force। ठीक है, आगे देखिए करा such as the persons or body of a persons exercise sovereignties and such orders are called the law। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि जो ये ऑर्डर देंगे वो लॉ कहे जाते हैं। ठीक है, अब से obviously there can be no legal limits to sovereignties, for that would mean a higher lawmaking body and that would in turn be sovereign। the state is therefore legally sovereign। जो स्टेट होता है लीगली रूप से अगर देखा जाए तो वो सोवरेन है, वो संप्रभु है। ठीक है, देखिए कह रहा कि असीमित कानूनी शक्ति रखते हुए राज्य व्यक्तियों को कुछ निश्चित अधिकार व विशेषाधिकार प्रदान करता है और अपनी स्वयं की गतिविधियों हेतु सीमाएं निर्धारित करता है। मतलब एक जो संप्रभु राज्य है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को अधिकार नहीं देता है, अधिकार भी देता है। ठीक है, और कर्तव्य भी प्रदान करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो खुद निश्चित करता है कि क्या आपके पास राइट्स है क्या नहीं है। जैसे अगर हम भारत के बारे में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो एक समय पे जो संपत्ति का अधिकार था, जो प्रॉपर्टी का राइट्स था, वो फंडामेंटल राइट्स था, मूल अधिकार के अंतर्गत था। लेकिन बाद में वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रह गया, बाद में वो चेंज हो गया, केवल और केवल एक जो लॉ राइट्स है, कानूनी अधिकार है, उसी के अंतर्गत रह गया। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट्स होती है कभी ना कभी उसे ले लेगी, वो टोटली डिपेंड नहीं रहता आपके ऊपर। गवर्नमेंट्स की जब जरूरत पड़ेगी तो वो ले सकती है। इसके पीछे तर्क ये है कि भाई अगर आपके पास संपत्ति है और हम वहां से सार्वजनिक मार्ग लेके जा रहे हैं, इंडिया का एक तरीके से स्पेसिफिक किसी राज्य का या फिर स्पेसिफिक किसी गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और ऐसे में अगर आपकी संपत्ति की जरूरत है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए जो है इसको किस में रख दिया गया, इसको रख दिया गया भाई जो लॉ राइट्स है उसके अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। फिर कह रहा है सीमाएं भी निर्धारित करता है गतिविधियों की। एक राज्य अपने प्रदेशों को एक बड़े पैमाने पर स्वायत्तता दे सकता है अथवा अपने अधीनस्थ प्रखंडों को व्यापक शक्तियां दे सकता है। उसके अधीनस्थ जो प्रखंड है ना, उनको भी व्यापक शक्ति दे सकता है, और यदि वह किसी भी समय इन प्रतिनिधि शक्तियों का कानून वापस ले सकता है तो संप्रभु अपने पास रख सकता है। मतलब ये अपने अधीनस्थ जितने भी चीजें होती हैं उनको शक्ति दे भी सकता है, जो संप्रभु है उनको शक्ति दे सकता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। ठीक है, और फिर ये चाहे तो उसे ले भी सकता है। ठीक है, जैसे मैं संप्रभु हूं और मैं अपने अधीनस्थ, मेरे अंतर्गत जो है 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी शक्ति दे सकता हूं उसको कि भाई ये चलो यूज करो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट टाइम तक, जब मैं चाहूंगा तब वापस कर लूंगा। ठीक है, और ये संप्रभुता बेसिकली आती कहाँ, भारत में संप्रभुता कहाँ है, तो भारत में जो संप्रभुता है वो लोकप्रिय संप्रभुता है और जनता के पास है। भारत की जो संप्रभुता है वो जनता के पास है। ठीक है, चलिए यही बातें इंग्लिश में है, देखें कह रहा व्हाइल हैविंग अनलिमिटेड लीगल पावर द स्टेट ग्रांट सर्टेन राइट एंड प्रिविलेज टू इंडिविजुअल्स एंड सेट लिमिट्स ऑन ओन एक्टिविटीज। मतलब भाई जाहिर सी बात है कि वो अपनी स्वयं की गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं सेट करके करेगा। एंड अ स्टेट में ग्रांट अ लार्ज डिग्री ऑफ
ऑटोनॉमी टू इट्स रीजन्स और डिलीगेट एक्सटेंसिव पावर्स टू लोकल डिविजन्स, इसको डिवाइड भी कर सकता है, एंड स्टिल रिटेन सॉवरेंटीज इफ इट कैन लॉफुली विथड्रॉ दिस डेलीगेटेड पावर्स एट एनी टाइम। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि मान के चलिए कि एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे पुलिस की हम बात करें, पुलिस, तो पुलिस जिस भी राज्य की है तो उस पूरे राज्य की शक्ति पुलिस के पास है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये जो राज्य है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, इसके अधीनस्थ की पुलिस है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए इसके पास जो शक्ति है वो इसकी शक्ति नहीं बल्कि पूरे राज्य की शक्ति है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी शक्ति इसको दी है जो गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आंतरिक व बाह्य संप्रभुता के बीच प्रायः भेद किया जाता है। लेखक खासकर अंतरराष्ट्रीय कानून पर लिखने वाले कभी कभी आंतरिक संप्रभुता के संबंध में कहते हैं कि यह एक राज्य के क्षेत्रफल की जनसंख्या के संदर्भ में कानून बना सकते हैं और लागू करने का किसी अधिकार है, और बाह्य संप्रभुता अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने का व कायम रखने का अधिकार है, जिसमें युद्ध की घोषणा और शांति का प्रयास शामिल है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात करते हैं हम लोग संप्रभुता को। तो संप्रभुता को लेखकों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आंतरिक संप्रभुता, ठीक है, और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता की जब बात आती है तो इसको कहा जाता है कि मान के चलिए कि जितना क्षेत्रफल किसका, जितना क्षेत्रफल राज्य का है वही कानून लागू होगा। ये है क्या, आंतरिक संप्रभुता। और जब बाह्य संप्रभुता की बात आती है तो बाह्य संप्रभुता में कहा जाता है बाबू कि ये संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में और युद्ध तथा शांति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या कोई भी राज्य ऐसा है कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी और देश के अंतर्गत कार्य करता है? अगर ऐसा नहीं है तो जो बड़े देश होते हैं छोटे देशों को किस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, या फिर हम यूं कहें कि वो अपने हिसाब से उन देशों को या फिर देशों की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को करते हैं या फिर कराते हैं, लाइक चीन और पाकिस्तान, उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये जो बाह्य संप्रभुता है, ठीक है, किसी अदर देश की संप्रभुता किसी दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा सिचुएशन है तो इंटरनेशनल जो लॉ बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कानून बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, तो उन बातों को मानना क्यों पड़ता है किसी भी देश को? तो इसके पीछे दूसरा कारण है। जैसे मान के चलिए कि भारत में गेहूं बहुत ज्यादा हो रहा है और चाइना में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत बढ़िया लेवल पे बनते हैं, तो भारत अब गेहूं का क्या करेगा, निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और चाइना उधर से अपने सामानों का एक्सपोर्ट करेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर भारत और चीन के संबंध खराब हो जाते हैं तो अगर चाइना को गेहूं की आवश्यकता है तो वो नहीं मिल पाएगा, और अगर भारत को विभिन्न प्रकार के सामानों की आवश्यकता है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक मजबूरी बन जाती है क्या करना, कानूनों को मानना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अब चाहे तो भारत मना भी कर सकता ना, हम नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाइना भी मना कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है और एक दूसरे की चीजों पर हम निर्भर हैं, इसलिए हमें उनकी बातों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता है ये युद्ध और शांति के लिए होती है। ठीक है, चाहे तो अपना वो
जो दूसरा देश है वो मान भी सकता, नहीं भी मान सकता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, यही बातें इंग्लिश में भी है, कह रहा कि द डिस्टिंक्शन इट ऑफ्टन मेड बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी authors especially those the international law, ठीक है ना, international law sometimes refer to internal sovereignties and the right of the state to make the enforce law with respect to its territory and populations, and external sovereignties as the right to establish and maintain relations with the other state including declarations and war and peace। ठीक है, ये दो चीजें होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये भी बातें हो गई हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बाह्य संप्रभुता संबंधी अवधारणा आपत्तिजनक है क्योंकि इसकी निहितार्थ एक राज्य अन्य राज्यों के सामने संप्रभु अधिकार रखता है, जो कि सत्य नहीं है। अन्य लेखक बाह्य संप्रभुता को किसी अन्य राज्य कार्रवाई संबंधी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने को राजी होते हैं या फिर लगाने पर राजी होते हैं, उनकी संप्रभुता को समाप्त नहीं करते, क्योंकि उनको लागू करने हेतु कोई भी प्रकार की कानूनी बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं होता है। यदि कोई राज्य आंतरिक रूप से संप्रभु है तो बाह्य रूप से कानूनी आवश्यक होना चाहिए या फिर अनिवार्य होना चाहिए। और संप्रभुता में सटीक रूप से कहे जाने पर एक राज्य उसके अधिवासियों के साथ आंतरिक संबंध होते हैं। यह एक संवैधानिक कानून का शब्द है, न कि अंतरराष्ट्रीय कानून का। यह एक कानूनी अवधारणा है और इसमें सिर्फ सरकारी कानून होते हैं। अब इस ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ लेखक ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं, लेखक या फिर जो विद्वान होते हैं, विद्वान जो राजनीतिज्ञ होते हैं, ठीक है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि देखो भाई, जो देश है, मान के चलिए ए एक देश है और बी एक देश है, ये देश छोटा है, ये देश बड़ा है, लेकिन दोनों देशों को ये चाहिए, दोनों देशों का ये कर्तव्य है कि अपनी संप्रभुता को खत्म ना करें, लेकिन कुछ हद तक कम कर लें। अब कहोगे भाई ये क्यों कहते हैं, तो इसके कहे जाने के पीछे कारण ये है कि मान के चलिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई कानून बन गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसने ये कानून बनाया होगा कोई संस्था बनाया होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा, यूएनए टाइप का, ठीक है ना, यूएनए टाइप का कोई रहा होगा, ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूटीओ, कुछ भी ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो बनाया कानून, तो एक तरीके से हम ये कहें कि ये जो संस्था है, ऐसा तो नहीं कि इस पे भी लागू करवा देगी, इस पे भी लागू करवा देगी, फोर्सफुली तो लागू नहीं करवा सकती। तो ऐसी सिचुएशन में इन राज्यों को चाहिए कि कुछ हद तक अपनी संप्रभुता कम कर दे ताकि उस चीज को लागू कराया जा सके। ये विभिन्न विद्वानों का क्या है, मत है, ठीक है, मत है, केवल मैं बात कर रहा हूं, मत है, ठीक है। और एक तरीके से कहे कि भाई कानूनी संप्रभुता है, और चूंकि कह रहा है कि भाई देखो एक चीज और है, एक चीज और इन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर हम आपकी बात करें आंतरिक की, ठीक है, तो आंतरिक क्षेत्र के जो लोग हैं, आंतरिक क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों का आपसी संबंध है राज्य के साथ, ठीक है, तो आप इन पर फोर्सफुली लागू कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कानून, ठीक है। आंतरिक जो क्षेत्र है, इनमें जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, राज्य से कहीं ना कहीं अपना संबंध है, तो आप फोर्सफुली लागू कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्रकार के लॉ को, किसी भी प्रकार के कानून को लागू नहीं किया जा सकता ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये करना जरूरी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, यहां देखिए, कह रहा है अंतिम विश्लेषण में संप्रभुता या तो बल प्रयोग अथवा सर्वसम्मति पर अथवा इन दोनों में मिश्रण पर आधारित होती है। लोग आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा करना वांछित है। निरंकुश राज्यों में लोग भयवश आज्ञा पालन करते हैं, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में बहुसंख्यक लोग सर्वसम्मति से आज्ञा पालन करते हैं। बल प्रयोग से केवल कुछ लोग ही
कुछ लोग के लिए चाहिए जो आज्ञा पालन करने से इनकार करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? ओवरऑल कहने का मतलब अगर राजतंत्र है तो वहां पे तो भाई किसी भी तरीके से राजा की आज्ञा का पालन करना ही करना है। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चूंकि समझदारी है इसलिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, तो एक तरीके से ये लोग समझदार हैं तभी तो चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग तो यूं आज्ञा का पालन करेंगे, समझदारी बस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो सॉवरेंटीज है, जो संप्रभुता है जिसके पास होती है, तो उसके पास फोर्स करने की शक्ति होती है, बल प्रयोग करने की शक्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना सबका अलग अलग क्राइटेरियाज होता है जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। राजतंत्र में निरंकुश शासन हो सकता है, और जगहों पे और भी विभिन्न प्रकार की जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं अपने अपने हिसाब से वो लोग लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज के क्लासेस को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और बाकी जो है एक चीज और बता दें कि संप्रभु ही एक ऐसा शक्ति है जो किसी भी राज्य को किसी अन्य संस्थाओं से अलग कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।